हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे, आज के सेशन में आपको कराने वाले हैं सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन 2021 के। देखिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। देखिए, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सीडीपी का दोनों कराने वाले हैं 2021 का। तो लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और अपना इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपने कितने क्वेश्चन दोनों में सही किए हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में। देखिए, आपके एग्जाम में चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में सीडीपी सेम पूछी जाती है, तो दोनों लोग देखिएगा। और देखिए, जितने भी लोग एसएसटी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरी डेली की क्लासेस चलती है, तो जितनी भी क्लासेस हो चुकी है तो उसको जाके ज़रूर देख लेंगे। और जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। और क्लास शुरू करने से पहले देखिए, आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्लास को। पहला क्वेश्चन है, खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चोट लगने पर रोहन रोने लगा, यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो यह देखिए जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाएगा। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह मानना कि महिलाएं केवल शिक्षिका या नर्स बन सकती हैं और पायलट या इंजीनियर नहीं बन सकती हैं, सिर्फ लड़के बन सकते हैं पायलट इंजीनियर। यह देखिए आपका जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाएगा। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को कैसे सिखाया जाता है? तो एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को कैसे सिखाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर अवसर प्रदान करने चाहिए। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथागत कन्वेंशनल लेबल को दर्शाता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, इस स्तर में बच्चे व्यक्ति दूसरे की नज़रों में अच्छा बनने के लिए उनके नियमों का पालन करते हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की कोशिश करते हैं। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो बच्चों के सामाजिकरण में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। विद्यालय जो होता है सामाजिकरण का द्वितीय कारक होता है, और वहीं परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विचार सोच में केंद्रीकरण होता है। तो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, किसी परिस्थिति के केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करना केंद्रीकरण कहलाता है, और पहलुओं को ना देखना, सिर्फ एक ही पर ध्यान केंद्रित करना वह केंद्रीकरण कहलाता है। तो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किस पर महत्व देता है? तो वह हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों पर महत्व देता है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कीमा मनोबंधन के रूप में वर्णित करते हैं। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए?
तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में जोर होना चाहिए कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करने चाहिए। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। देखिए अलगाव नहीं करना है, आपका नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 RPWD एक्ट 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो वह हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। संवेदिक होता है, मूर्त रूप से होता है, फिर अमूर्त रूप से होता है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो वह हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वह हो जाएगा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण रूप से देखा जाना चाहिए। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए जब विद्यार्थी सीखने में कठिनाई का सामना कर रहे हो? तो क्या करना चाहिए? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा विविध प्रकार की शिक्षण सामग्रियों और लचीली रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पहला है बच्चों को डांटना और दंडित नहीं करना चाहिए। तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल व कठोर संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो आपका देखिए ये भी नेगेटिव हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों को उनकी कमियों के आधार पर अलग कर देना चाहिए। तो आपका देखिए आपका अलग करना नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो सही हो जाएगा वह तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता क्रिएटिविटी की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा अवसारी चिंतन होता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी की पहचान का प्रमुख लक्षण होता है अवसारी चिंतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध पृष्ठभूमियों के वंचित और अभावग्रस्त समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो विविध पृष्ठभूमियों के वंचित और अभावग्रस्त समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो वह हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। सभी छात्रों के लिए अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए और उदाहरणों का उपयोग करना चाहिए। तो आपका यहाँ पे देखिए फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुधारा या सुसाध्य किया जा सकता है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। समस्या समाधान क्षमताओं को सुधारा या सुसाध्य बनाया जा सकता है वह समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए लगातार अभ्यास और रटने पर जोर देकर आपका नेगेटिव हो जाएगा। और तीसरा है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। तो आपका देखिए ये भी नेगेटिव हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है निष्क्रिय सुनने की आदत डालकर। आपका देखिए ये भी नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम की प्रेरणा मोटिवेशन टू लर्न को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो पहला है बच्चों को बहुत आसान कार्य देकर। तो आपका देखिए ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो आपका देखिए दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा है बच्चों को दंड देकर। तो देखिए बच्चों को दंड नहीं देना है, आपका नेगेटिव हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है रटने पर बल देकर। आपका देखिए ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वह सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्मिंदगी का असर कैसा पड़ेगा बच्चों पे? तो वह हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है शर्मिंदगी का। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखिए, जब कोई बच्चा या व्यक्ति शर्मिंदगी महसूस करता है तो वह उसके सोचने समझने की क्षमता को कमज़ोर कर सकता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है बच्चों पे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम हो जाएगा? तो अधिगम अध्यापन का सबसे प्रभावशाली माध्यम हो जाएगा, वह हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। संकल्पनाओं के बीच संबंधों को खोजना हो जाएगा, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना आपका नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है अनुकरण और दोहराना, तो आपका देखिए रोट लर्निंग नहीं कराना है बच्चों में, तो आपका ये भी नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका को बच्चों द्वारा दी गई विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि। तो एक शिक्षिका को बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि त्रुटियां क्या होती हैं, तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, त्रुटियाँ जो होती हैं वह बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, उनके सीखने में साधन होती हैं। बच्चे त्रुटियों से ही सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सिखाने में कठिनाई होती है जब। तो बच्चों को सिखाने में कठिनाई होती है कब, तो वह हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए तब बच्चों में सीखने में कठिनाई होती है, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है, तो वह देखिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं होता है। ये पहला है उच्च उत्तेजना उच्च भय हो जाएगा, भय आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है निम्न उत्तेजना उच्च भय हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और देखिए चौथा ऑप्शन है कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और तीसरे ऑप्शन में है संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, तो आपका देखिए यह आपका पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर आरोपित किया जा सकता है? तो बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर आरोपित किया जा सकता है? तो पहला है केवल आनुवंशिकता पर, तो आपका देखिए गलत हो जाएगा। दूसरा है केवल पर्यावरण पर, तो आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विकास जो होता है बच्चों का वह आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता का परिणाम होता है, तो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के दौरान सायना खुद से बात कर रही है कि वह कार पर किस प्रकार आगे बढ़ सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और विचार के सिद्धांतों के अनुसार इस प्रकार के निजी भाषण प्राइवेट स्पीच को क्या कहा जाता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। स्वयं नियमन सेल्फ रेगुलेशन कहा जाता है, तो आपका यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य कैसा होना चाहिए? तो पहला है विद्यार्थी को नामांकित करना, तो देखिए बच्चों को नामांकित नहीं करना है, तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, तो आपको देखिए योग्यता के आधार पर बच्चों को विभाजित नहीं करना है, तो आपका ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, तो आपका देखिए राइट आंसर जो सही हो जाएगा वह तीसरा सही हो जाएगा। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की ज़रूरतें एवं आवश्यकताओं की पहचान करना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है देखिए पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, तो आपका ये भी नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक शिक्षिका उन्हें संकेत एवं इशारे जैसे क्या क्यों कैसे प्रदान करने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका की यह योजना क्या हो जाएगा? तो यह देखिए आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम के लिए पाठ ढांचा इसका फोल्डिंग का काम करेगी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? तो कौन सी जीन पियाजे की संरचना है संज्ञानात्मक विकास की? तो वह हो जाएगा, पहला हो जाएगा स्कीमा हो जाएगा। आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। स्कीमा का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटरेड शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता हो जाएगी? तो वह हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला देखिए, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। देखिए, जहाँ केवल मिले आप तुरंत ही उसको काट दीजिए। तीसरा है यंत्रवत याद करना, तो यंत्रवत याद करना आपका देखिए नेगेटिव हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, वर्गीकरण करना। तो बच्चों को देखिए नामांकित नहीं करना है, वर्गीकरण नहीं करना है, तो आपका ये भी नेगेटिव हो जाएगा। जो आपका राइट आंसर सही हो जाएगा वह सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग और संज्ञान इमोशन एंड कॉग्निशन एक दूसरे डैश से हैं। आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सन्निहित अंतर संबंधित हैं। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित अंतर संबंधित हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी ढांचे कंट्रास्टिविस्ट फ्रेमवर्क में अधिगम प्राथमिक रूप से कैसे होता है? तो वह हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे फोर आंसर सही हो जाएगा, अवबोध अर्थ निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फोर आंसर सही हो जाएगा। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से होता है, तो अवबोध अर्थ निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहज अनुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो वह हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो आपका फोर आंसर सही हो जाएगा। देखिए, आज के सेशन में जो आपको क्वेश्चन करवाए हैं यह पेपर 2021 का PYQ क्वेश्चन CDP का है। और देखिए, इसके बाद आपको पेपर 2 CDP का कराने वाले हैं, तो क्लास में बने रहिएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। पेपर 1 में आपका कितना आया है और पेपर 2 में कितना आया है आपका स्कोर, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, जितने भी लोग पेपर 2 की SST की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरी डेली क्लासेस चलती है, तो जितने भी क्लासेस आपको करवा चुके हैं वह जो लोग नहीं देखे होंगे तो जाके ज़रूर देख लेंगे। यहाँ से देखिए, पेपर 2 देखेंगे 2021 का CDP का, तो बताइएगा आपके पेपर 2 में कितने स्कोर बने हैं 30 में से, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, विकास का क्रम किस प्रकार होता है? तो वह हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे फोर आंसर सही हो जाएगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फोर आंसर सही हो जाएगा। बच्चों का विकास क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित होता है। जैसे पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना शुरू करता है। तो बच्चों का विकास होता है तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से होता है। तो आपका फोर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल ग्रोस मोटर स्किल का उदाहरण हो जाएगा? तो कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल ग्रोस मोटर का उदाहरण हो जाएगा? तो वह हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, एक पैर पर संतुलन बनाना हो जाएगा। देखिए, स्थूल गत्यात्मक कौशल में बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है, वहीं फाइन मोटर स्किल में छोटी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मटर को उंगलियों से दबाना, इसमें छोटी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है पेंसिल पकड़ना, इसमें भी देखिए छोटी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है। सुई में धागा पिरोना, इन सभी में छोटी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। और एक पैर पर संतुलन बनाना, इसमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है, जो आपका स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण सोशलाइजेशन का प्राथमिक कारक कौन सा होता है? तो बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, तो वह देखिए निकटतम परिवार होता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों का समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है उसका परिवार होता है।
देखिए पुस्तकें और पत्रिकाएं, मीडिया, विद्यालय, ये सभी द्वितीय कारक हो जाएगा। तो बच्चों का द्वितीय कारक हो जाएगा मीडिया, विद्यालय और पुस्तकें और पत्रिकाएं। और जो निकटतम परिवार होता है वह प्राथमिक कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे वस्तुओं के लिए प्रतीकों, सिंबल्स का उपयोग करने लगते हैं और तार्किक सोच विकसित होने लगती है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे प्रतीकों का उपयोग करने लगते हैं और तार्किक सोच विकसित होने लगती है, तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। देखिए जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। उनकी पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके सीटेट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन 3 पर्वतों के 3D मॉडल को देखता है, एक अन्य व्यक्ति उसे दूसरी तरफ से देखता है। अमन ये समझने में असमर्थ है कि दूसरा व्यक्ति क्या देख रहा है। पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा, यह आत्मकेंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म दर्शाता है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा होता है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक जो होता है वह सामाजिक संपर्क होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार जब कोई वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो वह देखिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पॉइंट ढांचा, इसका फोल्डिंग कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। जब कोई वयस्क बच्चे के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, उसे सहयोग देता है, उसे पाठ ढांचा, इसका फोल्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति का निर्णय समाज के नियमों और कानूनों पर आधारित होता है? तो वह हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रथागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल हो जाएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथागत स्तर में, कन्वेंशनल लेवल में व्यक्ति का निर्णय समाज के नियमों और कानूनों पर आधारित होता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा प्रोग्रेसिव क्लासरूम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों का मूल्यांकन क्या होता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ को जानने में मदद करता है। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के इरादे, प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के इरादे और इच्छाओं को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, इंटरपर्सनल बुद्धि कहलाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए अंतर व्यक्तित्व बुद्धि इंट्रापर्सनल कहलाती है, तो खुद के मनोदशा, विचारों को जानना, यह इंट्रापर्सनल बुद्धि कहलाती है। तो यह दोनों पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा है, स्थानिक बुद्धि होती है तो स्थानिक बुद्धि पाई जाती है तो मूर्तिकार में पाई जाती है, और प्राकृत बुद्धि पाई जाती है तो किसानों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? पहला है बच्चों की रटने की क्षमताओं का परीक्षण, तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए रटने पर जोर नहीं देना है। दूसरा है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना। देखिए जहां आपका सहायता करना हो आपका पॉजिटिव आंसर होता है, तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए
बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना। तीसरा है पूरे देश में बच्चों की तुलना करना। तुलना करना आपका देखिए नेगेटिव होता है, बच्चों में तुलना बिल्कुल भी नहीं करना है। चौथा ऑप्शन है बच्चों की कमियों को ढूंढकर उन्हें फेल करना, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी कक्षा के लिए एक मूल्यांकन विधि तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। तो पहला है मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, तो आपका देखिए पहला भी सही हो जाएगा। दूसरा है विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है कौन सी विधि मुझे अपनी शिक्षा शास्त्र पर प्रतिबिंबित करने में मदद करेगी। आपका देखिए यहाँ पे राइट आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी बिंदु महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे एक शिक्षक को सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या आवश्यक होता है। तो समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक होता है, तो पहला है विद्यार्थियों में क्षमता के आधार पर कठोर अलगाव। देखिए जहाँ आपका कठोर की बात हो, अलगाव का बात हो, आपका नेगेटिव है, तुरंत काट दीजिए। दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान और स्वीकृति हो जाएगा, तो आपका देखिए दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है केवल, जहाँ केवल हो उसको तुरंत ही काट दीजिए। चौथा ऑप्शन है मानकीकृत और कठोर पाठ्यक्रम, तो आपका देखिए कठोर पाठ्यक्रम मानकीकृत आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर जो सही हो जाएगा वह सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छात्र जिसे पठन वैकल्य है, डिसलेक्सिया है, उसे मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है, तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पढ़ने और लिखने में हो जाएगा। डिसलेक्सिया में होता है बच्चों में पढ़ने में कठिनाई होती है, जितनी भी पढ़ने संबंधी कठिनाई होती है वह देखिए डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली गिफ्टेड बच्चों की पहचान का एक प्रमुख लक्षण क्या होता है। तो प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का एक प्रमुख लक्षण क्या होता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बौद्धिक जिज्ञासा और उच्च समझ होती है प्रतिभाशाली बच्चों में, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थियों में ज्ञान के निर्माण को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो शिक्षार्थियों के ज्ञान के निर्माण को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो पहला है रटने की क्षमता पर, आपका देखिए गलत हो जाएगा। दूसरा है अंकों और ग्रेडों पर, आपका ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा है शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने पर, आपका देखिए राइट आंसर जो सही हो जाएगा वह तीसरा सही हो जाएगा। एक शिक्षक को ज्ञान के निर्माण को सुसाध्य करने के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए, तो आपका यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में वैचारिक समझ को बढ़ावा देने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा हो जाएगा। तो बच्चों में वैचारिक समझ को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो जाएगा, तो वह देखिए खोज और संवाद के अवसर प्रदान करना हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है बार बार परीक्षाओं का आयोजन करवाना, जो आपका देखिए गलत हो जाएगा। दूसरा है पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, तो आपका ये भी नेगेटिव हो जाएगा। देखिए पुरस्कार और दंड दोनों ही नेगेटिव होते हैं। देखिए आपके सी-टेट में जहाँ व्याख्यान विधि आए आपका नेगेटिव होता है, व्याख्यान विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं। तो बच्चे प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं, तो पहला है जब वे केवल सैमपट में उत्तरों की नकल करते हैं, तो देखिए आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है जब वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो आपका देखिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा। बच्चे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहला है हतोत्साहित करना चाहिए, तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा है प्रेरित करना चाहिए, तो आपका देखिए दूसरा ही सही हो जाएगा। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए।
देखिए अगर आप लोग साथ देंगे तो 2011 से लेकर 2026 तक के जितने भी सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको प्रैक्टिस वाइज करा देंगे, हिंदी सहित करा देंगे, हिंदी पेडागोजी और सीडीपी दोनों करवा देंगे। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभिकथन ए है, शिक्षकों को बच्चों के भ्रांतियों और सहज विचारों की उपेक्षा करनी चाहिए। देखिए उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बच्चों के भ्रांतियों और सहज विचारों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। कारण है भ्रांतियाँ अधिगम प्रक्रिया में किसी काम की नहीं होती हैं। देखिए भ्रांतियाँ अधिगम प्रक्रिया में साधन होती हैं, ना कि किसी काम की नहीं होती हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे दोनों ही गलत हो जाएगा। बच्चों की भ्रांतियाँ बच्चों के सीखने में साधन का काम करती हैं, तो आपका देखिए दोनों ही गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा, ए आर दोनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा। तो कौन सा आंतरिक अप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा। तो पहला है नगद पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ना, तो आपका देखिए गलत हो जाएगा। दूसरा है डांट से बचने के लिए गृह कार्य करना, तो आपका देखिए यह बाहरी सभी हो जाएगा अप्रेरणा का उदाहरण। तीसरा है किसी विषय में व्यक्तिगत रुचि के कारण पढ़ना, तो आपका राइट आंसर देखिए सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। किसी विषय में व्यक्तिगत रुचि के लिए पढ़ना वह आंतरिक अप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम लर्निंग की प्रक्रिया में संवेगों इमोशन की क्या भूमिका होती है। तो अधिगम लर्निंग की प्रक्रिया में संवेगों की क्या भूमिका होती है। तो पहला है संवेग अधिगम को बिल्कुल प्रभावित नहीं करते हैं। देखिए करते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। इसमें लिखा है बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है भय और चिंता अधिगम को सुसाध्य करते हैं, तो आपका देखिए सुसाध्य नहीं करते हैं, आपका नेगेटिव हो जाएगा। भय और चिंता अधिगम को सुसाध्य नहीं करते हैं। तीसरा है संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होते हैं, तो आपका देखिए तीसरा भी गलत हो जाएगा। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ना कि अलग होते हैं। चौथा ऑप्शन है अत्यधिक चिंता और डर बच्चों के अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, तो आपका देखिए चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अत्यधिक चिंता और डर बच्चों के अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, तो आपका राइट आंसर जो सही हो जाएगा वह 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संरचनावादी कक्षा की क्या विशेषता है। तो पहला है शिक्षक केवल व्याख्यान देता है, तो आपका देखिए गलत हो जाएगा। जहां आपका व्याख्यान आए तुरंत ही काट दीजिए। दूसरा है छात्र निष्क्रिय रूप से सुनते हैं, देखिए आपका निष्क्रिय भी नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा है ज्ञान का निर्माण छात्रों द्वारा सक्रिय रूप से किया जाता है, तो आपका देखिए तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक संरचनावादी कक्षा की विशेषता यह है कि ज्ञान का निर्माण छात्रों द्वारा सक्रिय रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी है। तो बच्चों की समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी होगी। तो पहला है उन्हें तैयार समाधान प्रदान करना। दूसरा है उन्हें विचार मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग और अनुमान लगाने के अवसर देना, तो आपका देखिए दूसरा ही राइट आंसर सही हो जाएगा। बच्चों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छी रणनीति हो जाएगा उन्हें विचार मंथन और अनुमान लगाने के अवसर प्रदान करना हो जाएगा, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कम करने के लिए क्या कर सकती है। तो पहला है लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना, तो आपका देखिए गलत हो जाएगा, ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा। दूसरा है गैर पारंपरिक भूमिकाओं में पुरुष और महिलाओं के उदाहरण प्रस्तुत करना, जैसे महिला पायलट या पुरुष सेफ होता है, तो आपका देखिए दूसरा ही सही हो जाएगा। जैसे महिला पायलट होती है, महिला बाहर काम करती है और पुरुष खाना बनाता है, पुरुष सेफ होता है, यह देखिए आपका जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने का सही उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो पहला है छात्रों को रैंक देना, तो रैंक देना आपका देखिए गलत हो जाएगा।
दूसरा है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसमें सुधार करना। तो आपका देखिए दूसरा ही सही हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसमें सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को छात्रों के आत्मसम्मान सेल्फ स्टीम को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा उनके प्रयासों और सुधार को स्वीकार करना और प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। देखिए सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 30 में से 30 आराम से ला सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके आज के 30 में से कितने क्वेश्चन बने हैं सही। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप सभी को बताना है। और अभी से देखिए मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए अच्छी तरीके से ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपत विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD क्या दर्शाता है? तो वह हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चे के वर्तमान स्वतंत्र प्रदर्शन और किसी कुशल मार्गदर्शक की मदद से किए जाने वाले प्रदर्शन के बीच का अंतर दर्शाता है समीपत विकास का क्षेत्र। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में कमेंट आएगा तो जितने भी देखिए PYQ क्वेश्चन CDP के पूछे गए हैं सभी आपको प्रैक्टिस वाइज करा देंगे, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों करा देंगे। पर आप लोग देखिए साथ बनाए रखिएगा। और देखिए मेरी डेली की SST की क्लास चलती है, तो जो लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वह ज़रूर देख लेंगे। और जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि डेली की मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो भी टाइम बचा है अच्छे से तैयारी करेंगे, आपका सीटेट निकल जाएगा अच्छे नंबर से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करने से बचना चाहिए? तो क्या करने से बचना चाहिए? तो विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करने से बचना चाहिए? तो पहला है छात्रों की मूल भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। ये तो देखिए आपका सही हो जाएगा, बचना नहीं चाहिए इससे, ये तो सही हो जाएगा आपका। दूसरा है प्रभुत्वशाली संस्कृति के आधार पर मानकीकृत पाठ्यक्रम थोपना हो जाएगा, जो देखिए इससे बचना चाहिए, आपका नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए मानकीकृत हो पाठ्यक्रम में थोपना हो जाएगा तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा है विभिन्न संस्कृतियों के सकारात्मक उदाहरण साझा करना चाहिए, तो ये तो देखिए आपका पॉजिटिव हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है लचीली मूल्यांकन पद्धतियों का उपयोग करना, ये भी देखिए आपका पॉजिटिव हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिससे बचना चाहिए वह आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रभुत्वशाली संस्कृतियों के आधार पर मानकीकृत पाठ्यक्रम थोपने से बचना चाहिए, तो आपका जो राइट आंसर जो नेगेटिव पूछा है वह सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। देखिए आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके अपना फीडबैक कि आपने 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। 30 क्वेश्चन पेपर 1 के और 30 क्वेश्चन पेपर 2 के CDP में से कितने स्कोर किए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए ऐसे ही करके आपको सभी CDP के क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।